हम अपना चैप्टर जहाँ छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रेमचंद्र जी अब क्या कह रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे अपनी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। देखिए कहने का तात्पर्य है कि परिसाई जी प्रेमचंद्र को कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे हालात हैं, यानी तुम्हारी जैसी स्थिति है, तुम बड़ी आसानी से समाज के सामने उसी स्थिति को बयां कर देते हो, अर्थात दिखा देते हो। जैसे हालात में हो वैसे ही हालात के अंदर फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फोटो खिंचाने का सवाल तो उठ ही नहीं सकता, यानी बाहर तो निकल ही नहीं सकता। और कोई फोटो खिंचवाने की कहे तो मैं बिल्कुल ही नहीं खिंचवा सकता हूँ। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, चाहे मेरा पूरे जीवन का वृत्तांत ही कोई मेरे बिना फोटो के ही छाप दे, वो मुझे मंजूर है। लेकिन यदि मेरी हालत जर्जर है, मेरी कंडीशन खराब है, तो उस खराब कंडीशन के अंदर मैं फोटो खिंचाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता हूँ। तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। पस्त करने का मतलब होता है कि इंसान के एक तो होते हैं हौसले बुलंद, यानी हौसलों का बुलंद हो जाना, उठ जाना उनका, और एक होता है पस्त हो जाना, ठंडे पड़ जाना। तो कह रही है कि एक तो तुम यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आए हो, और दूसरा तुम्हारी हालात ऐसी है, और तीसरा ऐसी हालात होने पर भी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है और तुम दुनिया के ऊपर हंस रहे हो। तो ये तुम्हारी जो ये व्यंग भरी जो मुस्कान है, इसे देख करके तो मेरे हौसले ही पस्त हो जाते हैं, यानी मैं खुद ठंडा पड़ गया हूँ कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे मस्तिष्क में आखिर क्या चल रहा है जो तुम हंस रहे हो, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है तुम्हारी, मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या होरी का गोदान हो गया। देखिए प्रेमचंद्र जी की ये सारी कथाएं हैं, कहानी है जो इसमें दे रखी है, और आप लोगों ने पढ़ी भी है, बचपन में आपके आई होगी ये सब। तो क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हेमू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। देखिए ये कहानी जो है ये आपने पढ़ी है। सुजान भगत एक वृद्ध पुरुष थे और उनका एक लड़का था। उस बच्चे को काफी तेज बुखार था, और उस बुखार में वह उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए थे, लेकिन डॉक्टर को खेलने के लिए जाना था। तो इस वजह से वह उस बच्चे को देखने के लिए मना कर रहा था कि मेरा टाइम हो गया, मैं खेलने के लिए निकलूंगा, इस समय मैं नहीं देख सकता। लेकिन वृद्ध व्यक्ति रोता हुआ रह गया था कि उसके बच्चे को यदि इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन डॉक्टर ने उसको देखा नहीं और क्लब चला गया। डॉक्टर के जाते ही वह बच्चा खत्म हो गया था। अब ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन की बात थी और उस डॉक्टर को एक सर्प ने काट लिया, एक सांप उसे काट गया था। तो अब पूरे गांव के अंदर सर्प के जहर का कोई भी ऐसा तोड़ नहीं था कि उस जहर को कोई निकाल सके। पुराने समय की बात है। लेकिन वह जो वृद्ध व्यक्ति था जो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आया था, उसके पास ऐसी जड़ी बूटियों की उसे खबर थी कि जिससे सर्प का जो विष था वह अपना प्रभाव डॉक्टर के ऊपर से कम कर सकता था, अर्थात पूरी तरह से भी विष का प्रभाव खत्म हो सकता था और डॉक्टर बच सकता था। लेकिन अब उस सभी लोगों को, मतलब डॉक्टर को थोड़ा बहुत जब होश था तो उसने जब सभी लोगों ने बताया कि ये बात तो सुजान को पता है कि वो निकाल सकता है जहर, लेकिन जिन लोगों ने उनकी डॉक्टर की ये हरकत देखी थी तो सभी लोग आपस में बातें करने लग गए कि डॉक्टर साहब ने अभी सुजान भगत के बेटे की मृत्यु जो हुई है वो डॉक्टर साहब की वजह से ही हुई है। उस बच्चे को इन्होंने नहीं देखा और ये क्लब खेलने के लिए चले गए थे। तो बोले वो क्यों देखेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो वहाँ से सम्मिलित थे वो बोलने लग गए कि चलो सुजान ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर अपन उससे कहते हैं तो शायद वो देख सकता है इनको। तो सभी लोग वहाँ से दरख्वास्त लेकर गए वहाँ पर कि शायद देख ले, डॉक्टर खत्म हो जाएंगे इस समय।
तो सब लोग जब वहां गए तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जो चला गया वो तो अब दोबारा नहीं आ सकता, सिर्फ मलाल मेरे हृदय में उसका रह गया है। लेकिन यदि मैं भी डॉक्टर के प्राण नहीं बचाऊंगा तो डॉक्टर में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, हम दोनों ही एक से हो जाएंगे। तो इसलिए जहां तक हो सकता है मैं इनकी जान बचाने की कोशिश करूंगा। और वो वृद्ध व्यक्ति अपने कार्य में जड़ी बूटियों को घिसने में लग गया था और घिस करके उसने ऐसा एक वो तैयार किया जो अपन कहते हैं ना दवा घोल करके जो होती है, जड़ी बूटियों का घोल तैयार किया कि उससे वह जो डॉक्टर था उसके प्राण बच गए। लेकिन प्राण बचने के बाद डॉक्टर को इतना मलाल था कि जिस इंसान से मैंने इस तरह का दुर्व्यवहार किया उसी इंसान ने आज मेरे प्राण बचाए हैं। तो ये बहुत अच्छी कथा है जो तुम लोगों ने भी पढ़ी होगी, 7th 8th में आई है ये कोई। तो बताया गया है कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन, ये कफन उपन्यास है एक, माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। देखिए, माधव नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वह इतना शराबी था, इतना जुआ खेलता था, शराब पीता था, ऐसे कृत्य करता था कि जिसके कारण जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो जगह जगह भाई हालात बहुत खराब थे। लेकिन हाँ, वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता था कि उससे वह अपना शराब की जो लत थी उसकी वो पूरी हो सके। तो उस समय पूरे जितने भी गांव में लोग थे उन लोगों ने चंदा दिया था सबको कि इसके पास में शमशान में से जलाने के लिए कुछ है नहीं, इंतजाम नहीं कर पाएगा। तो सबने जैसे जैसे टका 2 टका ऐसे करके उसे पैसे दिए थे और उसने उन पैसों को इकट्ठा करके उनकी भी शराब लेकर के और पी गया। औरत की उसे कोई भी चिंता नहीं हुई। तो वही कही है, नहीं मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। कि यानी कहने की बात है कि जिस प्रकार से माधव उसकी औरत के कफन के चंदे की शराब पीकर भी खुश था, उसी प्रकार से इनकी स्थिति इतनी जर्जर है, इतनी बदतर स्थिति है। इतनी बदतर स्थिति होने पर भी इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? किस प्रकार से मुस्कुरा सकता है? आखिर ऐसा विश्वास, ऐसी शांति इस तरह की चेहरे पर किस तरह से आ जाती है? ये लेखक की परिसाई जी की समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से इंसान अपने आप को इतने ठहरा हुआ, इतना आराम से सबके सामने बहुत ही अच्छे से अपने आप को कैसे दिखा देता है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक अब फिर वापस सवाल कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक मुझे बता तो सही कि आखिर ये जूता फटा कैसे, किस तरह से फटा। यानी कहने का तात्पर्य समझिए, जूते की बात नहीं है। बात क्या है कि मेरे जनता के लेखक, एक महान उपन्यासकार, एक महान उपन्यास सम्राट, एक नाटक करता, एक बहुत बड़े युग प्रवर्तक, तो मुझे ये बता कि आखिर तेरी स्थिति, जब तुझे इतने इतने विशेषणों से तेरे नाम को संबोधित किया जाता है, तेरे नाम से पहले इतने बड़े बड़े विशेषण लगा करके तुझे संबोधित किया जाता है, तो एक महान व्यक्ति है। तो फिर मुझे तो ये बता कि तेरी आज इस तरह की हालत किस प्रकार से है, क्यों तेरी हालत ऐसी नजर आ रही है। देखिए, जूते को तो एक माध्यम बनाया गया है और जो पंक्तियों से वार किया जा रहा है वो उसकी स्थिति पर वार किया जा रहा है। हर जगह पर क्वेश्चन अलग बन रहा है। तो कैसे फट गया मेरे जनता के लेखक? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? अब वो आगे कह रहा है, क्या तुम जिंदगी में यूं से काम कार्य तो तुमने बहुत किए। यानी कहने का मतलब, चक्कर काटने का मतलब है कि तुमने इतना कार्य किया, इतना तुम दूसरों के प्रति इतना झुक गए कि कभी किसी से कुछ लेना ही पसंद नहीं किया, अर्थात पूरा जीवन यूं ही त्याग में ही तुमने व्यतीत कर दिया। इतना तुम दूसरों के प्रति इतने श्रद्धानक कैसे हो गए कि दुनिया को प्रेरित करने के लिए, दुनिया को मार्गदर्शन कराने के लिए, दुनिया को सही सीख देने के लिए तुम अपने लेखों को जो लिख रहे हो, क्या उसका तुम्हें कुछ नहीं मिलता? क्या तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई कमाई नहीं होती जो तुम्हारी हालत आज ऐसी बनी हुई है? तो देखिए,
क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? इस तरह से चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है बल्कि घिस जाता है। समझ में आया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है बल्कि घिस जाता है। यानी कहने का मतलब है तुम्हारी जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो गई है। आदमी जब ज्यादा चक्कर लगाता है तो जूता इतना नहीं फटता है, उसका घिसता है जूता। यानी कहने का मतलब है कि इंसान यदि एक लिमिट तक भी थोड़ा उसको उसकी जो साहित्य है उसके बदले का उससे कुछ मिल रहा है तो उसकी स्थिति इतनी जर्जर नहीं होती कि जितनी तुम्हारी जर्जर नजर आ रही है। मध्यम वर्गीय इंसान कहलाता है वो, ना कि निम्न वर्गीय इंसान। तुम्हारी स्थिति तो बिल्कुल निम्न वर्ग से भी बिल्कुल ही बहुत ही जीर्ण शीर्ण नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों, किस लिए, किस कारण? मेरे महान कथाकार, मेरे महान उपन्यास सम्राट, आखिर तो मुझे बता दो सही कि आखिर ऐसा क्यों है, किस लिए है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया और अब आपके इसके आगे से मैं आपको कल आपके टाइम पर जो क्लास होगी मंडे को, उसी टाइम पर मैं आपको बताऊंगी। पढ़िए, जितना मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से समझिएगा और वीडियो को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करो और लाइक करिए, शेयर करिए आपस में एक दूसरे को। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।